तो ये आपका क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि किस तरह से मैं आपको मैथ्स पूरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मेरी असाइनमेंट्स में क्या क्या है, ये चीज़ें पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। मैं आपको इस तरह की पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगा जो कि असाइनमेंट्स कह लो, बुकलेट कह लो। मैं जनरली बुकलेट वर्ड यूज़ करता हूं इसके लिए बिकॉज इसके अंदर सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, इसके अंदर आपका कवर होगा। एक तो नोट्स होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये लेक्चर 1 है आपका, और उसके जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे टॉपिक्स पे बेस्ड जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं एक्सप्लेन करने वाला। उसका रीज़न है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो तकरीबन 12 से 13 साल पुरानी किताब है जिसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया। तो वो उस टाइम के लिए अच्छी रही होगी, लेकिन आज का जो स्टूडेंट है, जो आज के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए वो किताब मुझे उतनी परफेक्ट नहीं लगती। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लूँगा, सारे लूँगा, एक एक सिंगल क्वेश्चन लूँगा, जितना मर्जी वो आसान हो वो भी लूँगा। ये नहीं कि ईजी है तो कहूँ कि ये तो आप खुद कर लेना, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चंस लूँगा लेकिन अपने तरीके से। अब जैसे कि ये मैंने पीडीएफ बनाई, ये बुकलेट बनाई, इसमें आपको एनसीईआरटी और उसके अलावा एग्जाम्पलर, उसके अलावा बोर्ड का क्वेश्चन बैंक और प्राइवेट पब्लिशर्स, यानी कि प्राइवेट पब्लिशर्स बहुत फेमस लाइक नॉर्थ इंडिया में आर डी शर्मा बहुत फेमस हैं, वो हो गए, और उसके अलावा आर एस अग्रवाल एंड बहुत सारे अलग अलग जितने भी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उन सब की बुक से कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा। इसमें कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस मतलब के नहीं होते। और इसके अंदर देखो, जैसे मैंने ले भी रखा है, और ये जो आगे लिखा है NEBP, ये कोड दिए मैंने कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया है आपके सामने। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके आगे बी लिखा हुआ है। बी का मतलब ये जो बोर्ड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराता है ये उसमें से है। एन मीन्स ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या तो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से होगा या एनसीईआरटी एग्जाम्पल से होगा। मैं दोनों ही कवर करूंगा यहाँ पर। उसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ई मीन्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का, ये एग्जाम्पलर का, ये एग्जाम्पलर का, और ये वाला प्राइवेट पब्लिशर का। अब प्राइवेट पब्लिशर कोई भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली जो अभी नाम लिया, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, और भी बड़े सारे, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था, मैं सिर्फ यही किताबें नहीं उठाने वाला। बहुत सारे और प्राइवेट पब्लिशर्स हैं और अच्छे अच्छे भी हैं, तो मिक्स लूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगा। जो मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग को लेके, उसके बेसिस पे तैयार करूँगा। तो आपको इस तरह से मिलेंगे, और क्वेश्चन भी हैं नीचे। तो ये मेरा पूरा लेक्चर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप इसको मेरी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जाएं वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके अलावा थोड़े ही दिनों में मैं आपको असाइनमेंट्स खुद प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, ताकि आपको कोई अलग से बुक परचेज ना करनी पड़े। थोड़े दिनों में इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आपका रिस्पॉन्स देख लूं कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसी बेसिस पे मैं आपके लिए असाइनमेंट्स तैयार करूं कि ऑनलाइन समझाते हुए, क्योंकि ऑनलाइन एक्सप्लेन करना एक न्यू चीज़ है मेरे लिए भी और आपके लिए भी न्यू है कि पढ़ना ऑनलाइन। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें सीखना पड़ेगा कि आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कि आपको इन चीज़ों में दिक्कत आई इस लेक्चर के अंदर, तो मैं वो देखूंगा कि ये असाइनमेंट में क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे के दूर हो सकती है, या फिर मुझे दोबारा से उसको एक्सप्लेन करना है अगले लेक्चर में, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फीडबैक देंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। फीडबैक आप यहाँ कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर जहाँ पे आप इसे डाउनलोड करेंगे वहाँ पर भी नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है या रिप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पैटर्न रहेगा। आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक कवर होगा, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स कवर होंगी, एग्जाम्पलर पूरी कवर होगी, बट मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करूंगा। एनसीईआरटी बुरी नहीं है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन उसका उतना परफेक्ट नहीं है। वक्त बदल चुका है। जब ये बुक आई थी तब स्मार्टफोन जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती थी, तब यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूब उस टाइम नया नया आया था, लॉन्च हुआ था आई थिंक 2005 में। एंड आपकी एनसीईआरटी 2006 की, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, उसी वक्त के आसपास 6 या 5 की ही है ये बुक। 2005 या 2006 की, इतनी पुरानी बुक है। तो आप सोचो ज़रा, तो उसमें चेंजेस की नीड होती है, इसलिए असाइनमेंट से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं हम इसकी। आपका जो ये चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। ये तो आपने ऑब्वियसली देख ही लिया होगा। तो रियल नंबर्स के बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ भी लिया कि रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड दूसरों से मिलके बनते हैं। लेकिन आज मैं डिफरेंट अप्रोच लेना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं अपनी मैथ्स के अंदर, वो एक्चुअल में जितने हमारे नंबर सिस्टम है उसका एक पार्ट है।
सिर्फ एक यही नंबर सिस्टम नहीं है। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम नाम से पता चल रहा है एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम किसी चीज का जो नंबर्स है या काउंट है या बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 हम उसको लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया, उसको नंबर सिस्टम कहा। अब हमें लगता है कि नंबर सिस्टम शायद सिर्फ एक ही तरह का होता है जो हम बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करोगे 10 डिजिट्स हैं और इन्हीं से मिलके आपका 10 11 12 एंड सो ऑन बनता जाता है। अब 10 है वो 1 और 0 डिजिट से मिलके बना है ना, और 11 1 और 1 से मिलके बना है। तो बेसिकली 10 डिजिट्स होते हैं और उन्हीं से हम आगे और नंबर्स बनाते हैं। तो जो ये वाला नंबर सिस्टम है, सिर्फ एक यही नंबर सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे हैं हमारे पास। ये वाला जो नंबर सिस्टम है इसका एक स्पेशल नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि डेसिमल का मतलब होता है 10 और इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 होती हैं। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10 के साथ ही काम किया जाए। कई बार मजबूरी हो जाती है कि हम सिर्फ 2 के साथ काम कर पाते हैं। लाइक आप जितने भी गैजेट्स यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप, स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या ये माइक, मतलब कुछ भी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं गैजेट्स आज के टाइम पे, मोस्टली जो गैजेट्स हैं वो सिर्फ ये चीज़ समझ पाते हैं कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर वो ये समझ पाते हैं कि जो वोल्टेज उनको मिल रही है वो वोल्टेज ज़्यादा है या कम है, या करंट जो आ रहा है वो ज़्यादा है या कम है। इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, करंट, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स लेक्चर्स में इसको डिस्कस करूंगा। तो जो उनको क्या समझ आता है, मतलब वो सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं, या तो वोल्टेज अप है या वोल्टेज डाउन है, ठीक है। या जैसे आपके घर में अगर एसी हो तो स्टेबलाइजर लगा होता है, अब स्टेबलाइजर सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन समझते हैं, या तो वोल्टेज उसको मिल रही है अप एक प्रॉपर, या फिर उसको डाउन मिल रही है, सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन समझ पाता है वो आपका। जब आप रिमोट यूज करके टीवी ऑन करते हैं या एसी ऑन करते हैं, कुछ भी ऑन करते हैं, तो वो सिर्फ 2 ही सिग्नल समझता है कि आपने करंट दिया उसमें या करंट छोड़ दिया, नहीं दिया उसके अंदर, तो 2 ही सिग्नल जाते हैं। तो वहां पर 10 डिजिट्स वाले नंबर सिस्टम का कोई इस्तेमाल नहीं है, वहां पे 2 डिजिट्स वाले नंबर सिस्टम का इस्तेमाल है, यानी कि सिर्फ 0 और 1, इसलिए उसे कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत अपने आप में खास चीज़ है क्योंकि आपके जितने भी गैजेट्स हैं वो सब इसी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, एक तरह से मशीनों की लैंग्वेज है। मैंने अब ये देखो टॉपिक कंप्यूटर साइंस का चला गया थोड़ा सा, और फिजिक्स में भी हम यूज़ करेंगे इसका। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि सिर्फ हमारी जो 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं या 10 डिजिट्स हैं, जो ये हमारी यही वाली काउंटिंग है, हमारे पास यही वाला नंबर सिस्टम है और कोई नहीं है। देखो हमारी जो मैथ्स है या हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो जनरल लाइफ है, जो सभी जीते हैं, जो जैसे गैजेट्स हैं, आप गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप 0 1 जो उसकी बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर्स हैं, उस पर तो काम नहीं करते ना। आपने तो सीधा बटन दबाना है, टच स्क्रीन यूज़ करना है, आपने तो वो करना है। तो आपकी जो जनरल लाइफ है उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग स्पेशली उस फील्ड में जाते हैं, जो ये गैजेट्स बनाते हैं, उनको वो जानना जरूरी है कि आखिर ये लैंग्वेज कैसे है उसकी। मैं लैंग्वेज और नंबर सिस्टम दोनों को एक तरह से एक साथ यूज़ कर रहा हूँ सिनोनिम्स की तरह, दोनों मीनिंग अलग भी रखते हैं और सेम भी रखते हैं। तो जब हम फिजिक्स के अंदर या फिर कंप्यूटर्स के जो लेक्चर्स अपलोड करूँगा उसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या। मेरा जो यहाँ पे आपको बताने का मकसद था वो ये था कि नंबर सिस्टम सिर्फ एक तरह का नहीं होता। मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए, बाइनरी जिसमें 2 हो जाते हैं गैजेट्स जिससे चलते हैं, और 10 डिजिट वाला जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप सामान खरीदने जाते हैं, यही वाली काउंटिंग तो यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 9 डिजिट्स यूज़ होते हैं, उसमें 10 डिजिट्स टोटल हमारी 0 to 9 तक, ठीक है। यही यूज़ करते हैं, हमारी जनरल लाइफ का हो गया। उसके अलावा ऑक्टल सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ 8 डिजिट्स यूज़ की जाती हैं। ऑक्टल मतलब ही 8 होता है। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स जहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ये राइट। हम 10 यूज़ करते हैं ना, 16 डिजिट्स वाला नंबर सिस्टम भी है, लेकिन ये अलग है और इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी थोड़े हायर क्लासेस में, और अगर आप 11th में उस फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपको पढ़ना है। मुझे सिर्फ आपको बताना था। अब एक चीज़ ध्यान रहे, मैथ्स के अंदर जब भी नंबर सिस्टम लिखा होता है तो वहाँ पे उनका मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम से, इसलिए हम बाकियों के बारे में कभी मैथ्स के अंदर पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ डेसिमल पे पूरा फोकस किया जाता है। हमारी पूरी मैथ्स डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम को ही हम डिस्कस करेंगे, उसकी शुरुआत करते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग है, उसमें जो नंबर्स हैं उनको कुछ कलेक्शंस में बांटा गया है, जिनको मैथमेटिकली सेट कहा जाता है, SET सेट कहा जाता है, ठीक है। सेट का मतलब यही होता है कलेक्शन। इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन और इसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 11th का पहला चैप्टर है, वहाँ पे आप डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि सेट मीन्स
कलेक्शन, ठीक है। अब वो कलेक्शन कौन कौन से हैं तो आप इस छोटे से मोशन ग्राफिक्स में देखिए। सबसे पहला जो सबसे छोटा हमारा कलेक्शन होता है, सबसे छोटा सेट होता है, वो होता है जिसमें जो हमारे काउंटिंग है, जो हमारे नंबर्स हैं डेसिमल वाले, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और इस कलेक्शन को या इस सेट को कहा गया नेचुरल नंबर्स, इसको नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है नेचुरल नंबर, उसी के अंदर एक कलेक्शन है। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने तरीके काम करने के, हेक्साडेसिमल के अपने, ऑक्टल के अपने। मैंने ये 4 इसलिए बोले क्योंकि ये 4 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। हमें मैथ्स के अंदर डेसिमल पे ही फोकस करना है, थोड़ा सा आपको सिर्फ आप में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं एक्स्ट्रा लेके गया। तो ये हमारा पहला कलेक्शन नेचुरल नंबर्स का, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप इसी कलेक्शन के अंदर 0 ऐड कर देते हैं तो अब आपकी जो काउंटिंग होगी वो 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगी। तो इस कलेक्शन का फिर नाम बदल जाता है, इसको कहा जाता है फिर होल नंबर्स, ये इसका नाम हो जाता है इस कलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी कलेक्शन में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, तो यानी कि -1 -2 -3, तो यही कलेक्शन कहलाता है इंटीजर्स। और जब आप इसके अंदर p/q फॉर्म वाले नंबर्स ऐड कर देते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। और जब आप इसके अंदर इर्रेशनल नंबर्स ऐड कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आपके, जो मतलब आपको पूरा आंसर नहीं देते, जैसे 4 है, 4 का रूट 2 होता है तो वो एक रैशनल नंबर हुआ, लेकिन √5 √3 पाए, ये इस नंबर, इन तरह के नंबर्स को जब आप ऐड कर देते हैं कलेक्शन में तो फिर ये पूरा कलेक्शन कहलाता है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर हमारा सबसे बड़ा कलेक्शन है नंबर्स का, जिसके अंदर जितने भी नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं वो सारे के सारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपके मन में आया होगा कि फिर ये छोटे छोटे कलेक्शन क्यों बनाए। उनके बनाने के पीछे भी अपना एक मकसद है, लेकिन उसके बारे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 10th में और मोस्टली 11th से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि हाँ, नेचुरल नंबर का अलग कलेक्शन बनाने की वजह से हमें ज़्यादा आसानी हुई, होल नंबर से आसानी हुई, इंटीजर से आसानी हुई, रैशनल से आसानी हुई। इर्रेशनल नंबर तो एक पार्ट हो गया, अंदर रियल के अंदर ही आता है, ठीक है ना। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क क्या है, अभी नहीं, आगे हमारा टॉपिक आएगा वहाँ लेंगे, या फिर 9th के अंदर मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा, 9th के लेक्चर जब अपलोड करूँगा, क्योंकि वो क्लास इसके लिए ही बनी है, वहाँ डिस्कस करने के लिए। आपको यहाँ पर मुझे सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना था कि ये है क्या, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें आगे बहुत करना है इस चैप्टर के अंदर, कि आखिर रियल नंबर्स हैं क्या। सिंपल और साधारण भाषा में कहा जाए तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम मैथ्स के अंदर करते हैं, सारे नंबर्स। इसमें रैशनल, इर्रेशनल, रूट वाले, डेसिमल वाले सब आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स पे बेस्ड हमारे इस साल के टॉपिक की। जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब ये है क्या, ज़रा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे, इनको इंडिविजुअली समझें। यूक्लिड से आप जानते हो कि मतलब क्या है, ये हमारे मैथमेटिशियन का नाम था, तो ये तो मैथमेटिशियंस का नेम हो गया, मैथमेटिशियंस नेम, ठीक है। यूक्लिड आप जानते हो, इसी ने ही हमारी जो ज्योमेट्री है उसकी नींव रखी थी, उसकी फाउंडेशन रखी थी, इसके ही रूल्स ने। तो यूक्लिड 9th में भी आप पढ़ चुके हो, एक बोरिंग सा चैप्टर भी था 9th में इसका, ठीक है। तो यूक्लिड आप जानते हो। डिवीजन आपको पता है कि डिवाइड करते हैं हम जब 2 नंबर्स को, तो उसको डिवीजन कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में सेंटेंस पूरा करने के लिए डिवाइड, डिवीजन यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता है। इसके बाद जो नया वर्ड आया वो आया लेमा। लेमा का मतलब होता है हेल्पिंग थ्योरम, इसका मतलब होता है हेल्पिंग थ्योरम, अगर शॉर्ट में कहा जाए, ठीक है। या फिर आप इलेबोरेट कर सकते हो तो कह सकते हो कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव की हुई स्टेटमेंट से ही निकली हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर लेमा हम कब लगाते हैं, क्योंकि हमने एक और वर्ड पढ़ा था थ्योरम, तो यहाँ थ्योरम क्यों नहीं यूज़ किया गया, आप ज़रा उसको समझते हैं। जैसे कि थ्योरम से रिलेटेड सबसे कॉमन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है, आपके माइंड में भी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ये उसने खुद बनाया था, ये उसका अपना रिजल्ट था, इसलिए पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उसका नाम दिया गया और उसको थ्योरम कहा गया, और उसने इसका प्रूफ भी दिया था। और आप उसका प्रूफ इस साल भी करेंगे 10th के अंदर, आगे ज्योमेट्री में हम इसका प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब उसी पाइथागोरस थ्योरम से अगर आज मैं कोई अपना एक रूल बना दूं, लेकिन मैं उसमें जो बेस यूज़ करूं वो सारा का सारा पाइथागोरस की थ्योरम का बेस यूज़ करूं, तो उसको फिर मेरी थ्योरम नहीं कहा जाएगा, उसको मेरी लेमा कहा जाएगा, कि आशीष लेमा,
क्यों लेमा? क्योंकि मैंने पहले से प्रूव की हुई एक थ्योरम या एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अपनी बात को प्रूव करा, इसलिए उसको लेमा कहा गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ यूक्लिड ने जो डिवीजन है वो पहले से किसी ने बना दिया था, उसका इस्तेमाल करके एक नया रूल दिया जिसमें पूरा का पूरा बेस डिवीजन ही है। मतलब जो उसने पूरा रूल उठाया वो डिवीजन का ही उठाया और उससे अपनी एक नई रूल दे दी, अपनी एक जजमेंट दुनिया के आगे रखी। देखो कि भाई डिवीजन के अंदर से मुझे ये जानने को मिला, तो उसको कह दिया गया कि भाई यूक्लिड का डिवीजन लेमा है वो। आप अगर कल को कोई रूल बना देते हो जो किसी और की रिसर्च पे बेस्ड होगा तो वो आपकी थ्योरम नहीं कहलाएगी, वो आपकी लेमा कहलाएगी। ये फर्क होता है दोनों के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आखिर यूक्लिड ने क्या हमें ऐसा दिया, डिवीजन से क्या लेमा निकाला, तो उसको समझने के लिए एक बार जरा डिवीजन याद कर ले। डिवीजन क्या था? डिवीजन में आप जानते हो दो नंबर्स को आप डिवाइड करते थे लाइक दिस, इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से आप डिवाइड करते थे, बचपन से करते आ रहे हो। तो जो अंदर वाला पार्ट होता था इसको कहा जाता था डिविडेंट। ठीक है, जो बाहर वाला ये पार्ट होता था जिससे हम इसको डिवाइड करते थे उसको कहा जाता था डिवाइजर, एंड जो हमें आंसर मिलता था उसको कहा जाता था क्वेश्चन, और जो हम सॉल्व करते थे उसके बाद लास्ट में यहाँ बचता था इसको कहा जाता था रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहा जाता था। ठीक है, अब ये नाम इतने हार्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी मदर टंग नहीं है, तो हमें ये नाम बड़े अजीब लगते हैं। सिर्फ यही रीज़न है, ये नाम को इतने हार्ड नहीं है। अगर हिंदी में ही ये पूरी होती और हिंदी हम बचपन से ही बोलते आ रहे होते विदाउट इंग्लिश का कोई भी इंटरफेरेंस के बिना, तो हमें वो हिंदी वाले नाम बड़े इजीली बैठ जाते। वैसे ही ये नाम सिर्फ सुनने में अजीब लगते, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके माइंड में बैठ जाएंगे। सिर्फ यही दिक्कत है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है और कोई कमी नहीं। अब इनका आपस में एक रिश्ता था। कैसे रिश्ता? उसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको रिश्ता समझाता हूँ। लाइक अगर मैं डिवाइड कराना चाहता हूँ 17 को लेट्स से कि 3 से, ठीक है, आप कैसे करोगे? 3 5 15, तो आपको यहाँ पे कितना मिला? 2 रिमाइंडर मिला ना। अब यहाँ पर जो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, ये चारों आपस में एक तरह से जुड़ सकते हैं, एक लाइन में आ सकते हैं। कैसे? जो आपका डिविडेंड है यानी कि 17, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 15 प्लस 2, कर सकते हैं ऐसे। यानी कि मैंने यहाँ क्या करा, 17 कौन था मेरा? डिविडेंड था, डिविडेंड मैंने उसको कैसे लिखा? 3 क्या था? डिवाइजर, डिवाइजर, और 5 हमारा क्वेश्चन, प्लस 2 क्या था? रिमाइंडर। तो ये इन चारों के बीच में एक रिलेशन है जो हमें डिवीजन से पता चला था। डिवीजन वाले जिसने भी ये कंसेप्ट दिया, इतनी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसने डिवाइड के रूल्स बनाए, क्योंकि आपको पता चलेगा हिस्ट्री में कि हर देश में कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने ये बनाया। आर्यभट्ट ने, आई डोंट नो कि उसने इस पर काम करा है नहीं करा, आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जिस पे करा, लेकिन आर्यभट्ट ने जिन टॉपिक्स पर रिसर्च करी है, जो टॉपिक दुनिया के आगे रखे, और कई ऐसे मैथमेटिशियंस हुए हैं दूसरे देशों में, उन्होंने भी रखे। ठीक है ना, तो इसलिए ये हिस्ट्री हमें जानने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो रिजल्ट वो हमें दे के गए हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करें और उससे आगे आने वाली नई चीज़ों की खोज कैसे करें, ये हमारा मकसद होना चाहिए। हिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे पढ़ो, अदरवाइज वो ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको नॉलेज ही होनी चाहिए, मैथ्स के अंदर स्पेशली। ठीक है ना, तो डिविडेंड, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये एक रिलेशन था डिवीजन में। यूक्लिड ने इसी का इस्तेमाल करके अपनी एक ऑब्जर्वेशन दुनिया के आगे रखी और उसको कहा गया यूक्लिड की डिवीजन लेमा, क्योंकि वो डिवीजन से उसने निकाली थी। ठीक है, अब मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? उसने अपनी एक ऑब्जर्वेशन आगे रखी। ये बहुत ज़रूरी मैंने टर्म यूज़ करी या वर्ड यूज़ करा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में आता है कि आखिर क्या थे ये लोग, पाइथागोरस, यूक्लिड, कैसे बना लेते थे ये रूल, ये कैसे इन लोगों ने कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाते, हमें क्यों ये इतना हार्ड लगता है, क्या फ़र्क है? सवाल करो खुद से, क्या फ़र्क है? और अगर आप आंसर चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ, मैं फिर आपको आंसर दूंगा इसका कि आखिर क्या फ़र्क है। और कायदे से कोई फ़र्क नहीं है, एक छोटा सा फ़र्क है, वो पहचान का जो फ़र्क है वो आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट्स में बता देना, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगे तो ज़रूर मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। अब यूक्लिड ने डिवीजन लेमा कौन सा दिया था?
उसने क्या कहा कि आपका जो ये रूल है ना, ये किन्हीं भी दो इंटीजर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटीजर्स कौन से थे? जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाते थे, जीरो भी आ जाता था, ठीक है ना, उसको इंटीजर कहा गया। उसने कहा कि आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स के साथ ये रूल आराम से अप्लाई कर सकते हो, ये यूक्लिड ने कहा। अब उसका मतलब क्या हुआ? लाइक मैं दो इंटीजर्स लूँ, पॉजिटिव वाला लेता हूँ, उसका एक रीज़न और भी है कि नेगेटिव वाला आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपके जो सिलेबस है क्लास 10th का उसमें नेगेटिव इंटीजर्स अभी नहीं है। लेकिन उसकी जो थ्योरम लेमा है जो यूक्लिड की, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे वर्क करती है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सीख जाओगे अभी, नेगेटिव पे आप खुद ही बना लोगे इसको जब आप कॉलेज में पढ़ोगे, क्योंकि इसके बाद सीधा कॉलेज में जाके पढ़ने को मिलेगा आपको ये। तो अभी हम पॉजिटिव पे अपने आप को लिमिटेड रखेंगे। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो, एनी टू पॉजिटिव नंबर, और दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर। लेट्स से कि एक 36 ले लिया और एक ले लिया मैंने 11 अपनी तरफ से, ठीक है। एंड अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लूंगा इस तरह से, पॉजिटिव इंटीजर्स लूंगा, तो ऑब्वियसली एक बड़ा और एक छोटा होगा। अगर वो डिफरेंट होंगे, सेम होंगे तो वो सेम ही होंगे, डिफरेंट होंगे तो एक बड़ा और एक छोटा होगा। तो इनके साथ आप ये वाला रूल बना सकते हो बड़े आराम से। किस तरह से? देखो 36 को ऐसे लिख सकता हूँ, 36 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 3 प्लस 3 लिखा जा सकता है ऐसे। अब ये चीज़ कैसे करी? वही डिवीजन वाले स्टेप्स माइंड में लगाए, यही बनेगा ना। ऐसा किन्हीं भी दो नंबर्स के साथ किया जा सकता है। अच्छा कोई और नंबर ले लो, 57 और ले लेते हैं 17, ठीक है। इनके साथ अगर करें तो बड़े वाला नंबर अगर अंदर रखा, छोटा बाहर रखा, ऑब्वियसली हम बड़े को ही अंदर रखते हैं। तो 17 3 ज़ा 51, कितना बचा? 6 बचा। तो ये आ जाएगा आपका 57 इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स 3 प्लस 6। ये वही वाली फॉर्म हो गई ना। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो हम जानते हैं कि डिवीजन वाले, मतलब कोई भी दो नंबर को जब डिवाइड करोगे तो आप डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर में लिख सकते हो, बिल्कुल। तभी तो इसको यूक्लिड की थ्योरम नहीं कहा गया, लेमा कहा गया। अब ये स्पेशल क्यों है? उसका रीजन है कि इसी लेमा का इस्तेमाल करके उसने आगे एक नया टॉपिक दिया जिसको कहा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, अब ये है क्या उसको जानने से पहले जरा लेमा को एक बार प्रॉपरली, या एक जो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मैं एल्गोरिदम वाले पार्ट पे आता हूँ। क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो एल्गोरिदम समझ नहीं आएगा, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, जब भी कोई दो नंबर्स हम लेते हैं तो उसको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमें यूक्लिड ने बोला कि आप ये किसी के साथ भी कर सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव के साथ ही, नेगेटिव नंबर्स के साथ भी। बट आपका कोर्स अभी पॉजिटिव पे ही लिमिटेड है, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा आपको। अच्छा अब यहीं पे अगर इन नंबर्स को मैं नाम दे दूं, अल्फ़ाबेट से नाम दे दूं, जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और मैंने कहा कि ए जो है बी से बड़ा है, तो ये ए हो जाएगा यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। और इधर क्या आता है साथ में? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है ना, 3 जो था क्वेश्चन था, और ये क्या था? रिमाइंडर। तो इसको फिर लिखा जाता है क्यू और आर। तो यूक्लिड ने कहा कि फॉर ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, कोई दो नंबर लिए ए और बी, जहां पे ए जो है बी से बड़ा हुआ, तो जो आपका ए होगा वो हमेशा बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। ये उसने अपना एक रिजल्ट दिया, अपना ऑब्जर्वेशन दिया, जिसको कहा गया यूक्लिड के डिवीजन लेमा। लेमा इसलिए क्योंकि उसने अपना कुछ नया यहाँ पे खोज नहीं करी, एक ऑब्जर्वेशन आगे रखी, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रखी कि डिवीजन का एक ये मतलब भी निकल सकता है। आज मैं पाइथागोरस की जो थ्योरम है उससे एक नया मतलब निकाल दूं तो वो मेरी थ्योरम नहीं बनेगी, उसको कहा जाएगा कि वो मेरी लेमा है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल पूरी पाइथागोरस की थ्योरम ही ली, लेकिन बस एक नई ऑब्जर्वेशन आगे रख दी, तो वो लेमा हो जाएगी। आप कुछ रख दे तो वो आपकी लेमा हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब होता है लेमा का। तो इस तरह से लिखा। अब इसके अंदर उसने थोड़ा सा इसको और डिफाइन करा। आप कहोगे बड़ा इलॉजिकल है, इसका कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल यूज़ है आगे वाले पार्ट में, क्योंकि हम लाइन वाइज चलेंगे ना, तो ये समझ आ रहा है वो एल्गोरिदम वाले पार्ट में इसका यूज़ है। तो यहाँ पे जो आपका बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पे आर क्या है? रिमाइंडर। तो उसने रिमाइंडर से रिलेटेड एक बात बोली कि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड कराएंगे तो उसमें रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, ज़रा आप उस पॉइंट को समझते हैं। मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ फिर से, और फिर इसको कंप्लीट करूँगा। लेट्स से 17, और मैंने इससे छोटा कोई भी एक नंबर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ले लिया 11। तो जब मैंने इनको डिवाइड किया, 17 अंदर रखा, 11 इधर, तो 11 1 ज़ा 11, कितना रिमाइंडर बचा? 6 बचा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी जगह ले लेता 12, तो 17 को जब 12 से आप डिवाइड कराओगे
तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 वन ज़ा 12, ये कितना आया, सॉरी 5 आना था, आई एम सॉरी, तो ये 5 आया। एक चीज़ देखी, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी मैं एक ही स्टेप के बाद रुक गया। अच्छा, अगर यहीं पे मैं 17 के साथ ले लेता, लेट्स से कि 3, तो 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे कितना आया, 2 आ गया। यहाँ पे भी मैं एक ही स्टेप पे रुक गया, इससे आगे मैं नहीं बढ़ा। वो कौन सा स्टेप था, वो क्या चीज़ थी, वो आप नोटिस करोगे कि मैं तब रुकता हूँ डिवीजन में जब हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आ जाता है, क्योंकि हम आगे उसको फिर सिर्फ डेसिमल में ही लेके जा सकते हैं। डायरेक्ट इंटीजर्स में हमारा आंसर नहीं आ सकता, नंबर्स में नहीं आएगा, डेसिमल्स में आएगा, राइट ना। तो इसलिए जैसे अब 11 है, 11 से छोटा हो गया ना रिमाइंडर, यहाँ पे भी 12 से छोटा 5, इसलिए इसकी डिवीजन हमने यहाँ पे रोक दी। अब यहीं पे ये हमारा इस तरह का नंबर ना होके, लेट्स से कि मैं 2 डिजिट के ही लिए जा रहा हूँ, जबकि यूक्लिड ने कहा कि सभी पे लगेगा। तो अगर मैं 3 डिजिट वाला एक एग्जांपल ले लूँ, से 346 और ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको आप करोगे 346, 11 से अगर इसको किया जाए, 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे बचा 16। अब देखो अभी बड़ा है हमारा रिमाइंडर, इसलिए 1 पे चला गया, कितना बचा 5। अब 5 से आगे मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम डिवीजन कहाँ पे रोकते थे, जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आ जाता था। तो ये ऑब्जर्वेशन यूक्लिड ने देखी, तो उसने इससे एक रिजल्ट निकाला कि ऐसी क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर आएंगी जब हम अपनी डिवीजन रोक देंगे, क्या क्या मतलब रिमाइंडर आ सकता है। आप खुद देखो, एक अगर यहाँ पे रिमाइंडर मान लो ये पूरा सॉल्व हो जाता, मान लो कि मैं कोई ऐसी यहाँ पे वैल्यू रखता, मतलब ये 346 होने की जगह कुछ और होता, तो उससे मुझे ये पूरा कट जाता, तो क्या रिमाइंडर मिलता, 0 मिलता, तब मैं डिवीजन को रोक देता। अगर रिमाइंडर 1 आता तब भी मैं रोक देता, 2 पे भी रोक देता, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे तो रोक ही रखी है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। लेकिन अगर रिमाइंडर आ जाता 11, अगर रिमाइंडर 11 आ जाता तो फिर मैं एक और स्टेप लगाता कि 11 वन ज़ा 11, डिवाइड आगे करता, ठीक है। यानी कि अगर एक एग्जांपल दूसरे नंबर्स का दूं कि 17 को अगर मैं 3 से कर रहा हूं, तो 3 5 ज़ा 15, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब यहां पर मैं 0 आने पे कुछ नहीं करूंगा, 0 आएगा तब भी मैं डिवीजन रोक दूंगा, 1 पे भी डिवीजन रोक दूंगा, 2 पे भी रोक दी। लेकिन अगर रिमाइंडर 3 आता तो मैं एक स्टेप और अप्लाई करता कि 3 वन ज़ा 3 एंड फिर 0 आता, फिर मैं रोक देता। यही करते ना हम। तो उसने यही ऑब्जर्वेशन देखी कि डिवीजन को आप कब तक आगे बढ़ाते हैं, जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके जो भी आपका डिवाइजर है, जो भी डिवाइजर है उससे एक कम तक रहता है, तब तक आप उसको डिवाइड करते रहते हैं। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो आप कई तरह से इसको लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी जगह बनाता हूँ, उप्स, जगह बनाने के चक्कर में ऊपर नीचे छोड़ दिया, हाँ अब सही गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको अभी बताया ये वाला पार्ट डिविडेंड और ये वाला पार्ट डिवाइजर। क्यू और आर तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आराम से समझ आ रहा है। तो अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला कि डिवीजन तब तक चलती रहती है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से एक छोटा हो, तब रुक जाती है, आई एम सॉरी, नॉट चलती रहती है, तब वो रुक जाती है। यानी कि जो आपका आर है उसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और ये तब तक चलता रहेगा आर आपका जब तक वो b-1 है, आपकी डिवीजन तब तक रुकी रहेगी। इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब अगर मैं 17 और 3 वाले केस को लेके चलूँ तो 17 और इसको कैसे लिखूंगा, 17 3 × 5 + 2, डिवीजन रुक गई ना। क्यों रुक गई, क्योंकि जो आपका डिवाइजर था और ये रिमाइंडर, इसमें क्या रिलेशन बना कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आया। अगर यही बराबर आ रहा होता तो ये भी और डिवाइड हो सकता था, ठीक है ना। छोटा आ रहा होगा तो वो रुक जाएगा। तो रिमाइंडर जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 से लेके b-1 तक है। इसी को एक दूसरे तरीके से लिखा जाता है कि जो r की वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी हो सकती है और उसके इक्वल हो सकती है। आर की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके इक्वल हो सकती है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो आर 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, और साथ में लेकिन वो b से हमेशा छोटा होगा। जो रिमाइंडर आपका आएगा आप उसी को रिमाइंडर कहोगे जो 0 से तो बड़ा और इक्वल होगा लेकिन जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 11 आपका अगर डिवाइजर है तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। जो 11 का रिमाइंडर है वो हो सकता है या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
मीन्स कि वो 11 तक नहीं जाएगा, 11 से एक कम रहेगा, इसलिए 11 के साथ हम यहाँ इक्वल नहीं लगाते कि 11 के बराबर नहीं आ सकता है। दिख रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं हो सकता, उसको हम रिमाइंडर नहीं कहेंगे। रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे कम ही होता है, ऑलवेज उससे कम होता है। ठीक है, मैंने बहुत खुल के इस चीज़ को इसलिए बताया क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ये वाली स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूज करती है कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से लेके जो डिवाइजर है उससे एक कम तक होगा, बस इतना सा मीनिंग है और कुछ मीनिंग नहीं। यहाँ पे भी यही हो रहा है। अगर 3 आपका डिवाइजर है तो फिर ये कब तक डिवाइड हो सकता है, जब तक रिमाइंडर 0 1 2 पे आके रुक ना जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी नंबर बचेगा, यहाँ पे मान लो अगर बच रहा होता 4, मैं अभी और डिवाइड करता, अगर 5 बच रहा होता मैं फिर डिवाइड कंटिन्यू रखता, लेकिन 2 आ गया या 1 आ गया या 0 आ गया तब हम डिवीजन को रोक देते हैं, तो डिवीजन यहाँ पे रुक गई हमारी। ठीक है, यही यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। उसने 2 बातें बताई कि आप किन्हीं भी 2 नंबर के साथ ये डिवीजन वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, और अगर एक नंबर दूसरे से हमारा जैसे बड़ा है तो बड़े वाला नंबर डिविडेंड, छोटे वाला डिवाइजर, और जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 से लेके डिवाइजर से एक पहले तक होगी। उसने बस ये बातें हमें बोली। ठीक है, अब इससे आप अपने रिजल्ट्स भी बना सकते हो। अब यही जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ और जगह बनाता हूँ, क्योंकि हमने इसका आगे बहुत इस्तेमाल करना है आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब जैसे कि मैं अपनी तरफ से कुछ ले लेता हूँ, ये चीज़ है ना, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है अगर हमारे पास, हम जानते हैं ए और बी डिविडेंड और डिवाइजर हैं, क्यू और आर क्वोशिएंट और रिमाइंडर हैं। अगर मैं लेट कर लूँ कि भाई मेरा जो डिवाइजर है वो सिर्फ 5 है, बी की वैल्यू 5 है, तो फिर आप बताओ आर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है जब तक ये केस हमारा रुका रहेगा। आर हमारा क्या हो सकता है, आर हमारा 0 आ सकता है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा हम डिवीजन रोक देंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, यानी कि आर की वैल्यू 0 से इक्वल और बड़ी, लेकिन बी से हमेशा एक कम तक चलेगी। आर की बस ये वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर रिमाइंडर आया आपका इससे बड़ा, 4 से बड़ा नंबर आया, आप किसी भी नंबर को से एनी नंबर को आप 5 से डिवाइड करा रहे हैं, सोल्व करते करते अगर आपका रिमाइंडर 4 से बड़ा आ रहा है, से 7 आ गया, तो अभी आप डिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे और फिर आपको रिमाइंडर वापस इन्हीं में से ही कोई नंबर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है 11, आप फिर कंटिन्यू रखेंगे डिवीजन, तो भी आपको रिमाइंडर आखिरी में जाके क्या मिलेगा, इन्हीं में से कोई नंबर मिलेगा, यानी कि आपकी डिवीजन जो है वो इन्हीं किसी रिमाइंडर पे जाके रुकेगी। यही आपके पॉसिबल वो सारे केसेस हो गए, वो सारे के सारे पॉसिबल केसेस हो गए। अब वो कौन सा होगा वो डिपेंड करते हैं कि अंदर किसकी वैल्यू होगी, डिविडेंड क्या होगा, या फिर यूक्लिड के केस में जो यूस ने अपना लेमा दिया उसके हिसाब से ए की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बी अगर 5 ले लिया, ए पे डिपेंड करता है कि रिमाइंडर क्या क्या होगा, लेकिन पॉसिबल केसेस बस यही हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। इसी तरह से अगर बी की वैल्यू कोई और नंबर ले लो, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में अगर आप b की वैल्यू ले लो से कि 7, या मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूँ से 8, अगर b की वैल्यू 8 ले ली तो a इज इक्वल्स टू 8 क्यू प्लस आर, तो आपकी जो डिवीजन है उसमें रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। इससे ऊपर अगर रिमाइंडर आया तो आपकी वो डिवीजन कंटिन्यू होगी और घूम फिर के आपको इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर मिल जाएगा। ये मतलब हुआ, कंफ्यूज ना होना, डेसिमल वाले हम नहीं काउंट कर रहे। यूक्लिड ने जो रूल दिया वो सिर्फ इंटीजर्स के लिए दिया है, डेसिमल वालों के लिए नहीं दिया। ये था आपका पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड आई थिंक मैं पहला ही होऊंगा जिसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया, बट आपको अब पता भी चल गया होगा अगर आप पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, कि मैं कितना डीपली लेके जाने वाला हूँ। आपका कोई भी टॉपिक, अगर एक छोटा सा टॉपिक जिसके एग्जाम में कोई खास वैल्यू भी नहीं है नंबर की, उसको इतना डीपली ले रहा हूँ, तो आगे जो टॉपिक बहुत वैल्यू रखते हैं लाइफ में भी और एग्जाम में भी, वो कितना डिटेल में हम लेंगे, आपको आइडिया लग चुका होगा। तो दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो इस्तेमाल है यूक्लिड ने किया HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, और जो मेथड उसने हमें दिया उसको कहा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमारे अगले 2 टॉपिक हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज, जो मैंने ये बुकलेट बनाई है, इस बुकलेट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फिर, जो कि इसी पे ही बेस्ड हैं। आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और HCF पे ही बेस्ड हैं, और नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये रही डिवीजन वाला, उसके अलावा ये रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा इधर लिखा हुआ है, और ये एल्गोरिथम के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये रही आर की जो आपकी वैल्यू है,
यहाँ पे एक छोटी सी एरर होगी जिस पे अभी मेरी नज़र गई, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा अपलोड करने से पहले, कि आर की वैल्यू मैंने यहाँ इक्वल्स टू बी पे लगा दी है जबकि 0 पे आना चाहिए था। दैट्स माय फॉल्ट। और इधर भी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, वो मेरी गलती है, टाइपिंग एरर हो जाती है। और ऐसी कोई एरर अगर आपको दिखे ना बुकलेट में तो बता देना कमेंट्स में, ताकि मैं चेंजेस कर दूं। कई बार हो जाता है टाइप करते वक्त गलत लिख देता हूं। और ये HCF के बारे में डिटेल, तो अब हम जानते हैं कि आखिर HCF है क्या, और जो ये लेमा पड़ा है इसका इस्तेमाल करके कैसे एल्गोरिदम के थ्रू हम HCF फाइंड करते हैं, अब वो देखते हैं।